Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the various types of equilibriums in perfect competition market. So in the last lecture, we discussed about the three situations in the short run. One are the supernormal profits and normal profits and the losses, and in long run we discuss only one situation, that is the normal profits. तो वो कैसे होंगे हम आज उनको डिस्कस जो है वो करने वाले हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की. ओके, सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो कब होता है. हमने बात की थी कि जब क्या होगा, टोटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट. अगर हम दोनों साइड में Q से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा. अब टोटल रेवेन्यू को मैं Q से डिवाइड करूंगा तो एवरेज रेवेन्यू बनेगा. अगर मैं टोटल कॉस्ट को Q से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, एवरेज कॉस्ट. तो अब आपने क्या करना है, आपने एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट दिखाना है. अब वो कैसे, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम इसको एक डायग्राम से जो है वो शो करेंगे. कैसे शो करेंगे, बहुत सिंपल डायग्राम है, सिर्फ इसका आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है. तो वो कॉन्सेप्ट कैसे है मैं आपको अभी समझाता हूं. यहां पर आपने कॉस्ट लेना है और साथ में आपने रेवेन्यू लेना है. क्योंकि देखो हमने कॉस्ट कब भी दिखानी है, एवरेज कॉस्ट, और हमने रेवेन्यू कब भी दिखानी है, एवरेज रेवेन्यू. यहां पर हमने एक्स एक्सिस पे लेना है यूनिट्स सोल्ड, और हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करने वाले हैं. सो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले तो आप बेसिक्स पे जाइए. बेसिक्स ये कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस जो है वो फिक्स है, और प्राइस जो है वो क्या है, वो AR है, और वो क्या है, MR के इक्वल है. ठीक, अब आमतौर पे बुक्स में ये प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाई होती, मैं आपको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाऊंगा जो बिल्कुल बेसिक्स के अकॉर्डिंगली होगी. अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो हमने ये देखना है कि जिस पॉइंट पर फर्म अपने आप को इक्विलिब्रियम में बोल रही है, उस पॉइंट पर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, हमने वो दिखाना है. ठीक है, तो पहले तो इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा. अब इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज कटिंग द MR फ्रॉम बिलो. दो कंडीशन है, MR और MC इक्वल होने चाहिए. नंबर 2 कंडीशन में क्या है कि MC शुड बी राइजिंग और MC शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो. तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम ना जो MC कर्व बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, यू शेप्ड, और वो होती भी यू शेप्ड ही है. पर हम बार बार एक ही बात करते आ रहे हैं कि अगर MC ऐसे नीचे से कट करती है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूं, यहां पर दिस इज आवर MC कर्व, और इक्विलिब्रियम तो यहां पे आना है क्योंकि यहां पर MC इज इक्वल टू MR भी हो रहा है, और MC MR को नीचे से कट भी कर रही है, दोनों कंडीशन हो रही है. अब यहां पर जो MC है वो MR को ऊपर से कट कर रही है और MC फॉल कर रही है. अब ये तो इक्विलिब्रियम है नहीं हमारा. जब यहां पर इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो फिर ये MC कर्व का ये जो फॉलिंग पोर्शन है, इसको बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हम MC कर्व जो है उसको कभी भी यू शेप्ड नहीं बनाते. हम क्या करते हैं, हम MR और MC लिया, ठीक है, ये देखो AR इज इक्वल टू MR लिया, और MC का ना सिर्फ राइजिंग पोर्शन दिखाते हैं. दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व. क्लियर. अब ये देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट का जो ये फॉलिंग पोर्शन है, यहां तक वाला, ये मैंने दिखाया नहीं, इसको मैंने कट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि फॉलिंग पोर्शन पे जब इक्विलिब्रियम होना ही नहीं तो फिर ऐसे फालतू में कंफ्यूज क्यों हो. तो हम क्या करते हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसका ना ये सिर्फ राइजिंग वाला पोर्शन जो है वो दिखाते हैं. ये चेक करो, ये राइजिंग वाला पोर्शन आ गया. अब इक्विलिब्रियम सबसे पहले आपने वो दिखाना है. पहले आपका इक्विलिब्रियम होगा, उसके बाद आपने देखना है कि आपको उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं कि लॉस हो रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम बनाया, हमने AR इज इक्वल टू MR बनाया, फिर हमने क्या किया, MC को MR से कट कराया. तो ये जो E पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम का आ गया, और यहां पर हम OQ यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सेल करें. अब दो चीजें दिमाग में बिठानी है, और वो क्या है. पहली बात तो ये है कि जहां पर हमारी MC इज इक्वल टू MR होता है, नंबर 2 MC इज राइजिंग होता है.
ये चीज, इससे हमें ये पता लगता है कि हमने कितनी आउटपुट सेल करनी है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो तो ऑलरेडी फिक्स है और वो आपके हाथ में नहीं है। प्राइस जो है वो फर्म के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस इंडस्ट्री डिटरमिन कर रही है थ्रू द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। वो हमने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। फर्म जो है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस को जो इंडस्ट्री ने डिटरमिन किया है उस प्राइस को वो एक्सेप्ट करने वाली है। अब प्राइस तो उसके हाथ में आ गया कि लो जी ये तो AR इज इक्वल टू MR। अब फर्म ने ये देखा कि मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है, वो ये MC है और ये जा रही, उसके अकॉर्डिंगली मैं, फर्म करिए उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या हूं, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे हूं और उस पॉइंट पे मैं OQ यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सेल कर रही हूं। जितना हो गया। अब अगर फर्म OQ यूनिट ऑफ आउटपुट सेल कर रही है, उसके ऊपर उसको जो प्राइस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, OP, मतलब आपका प्राइस की प्रॉब्लम तो सॉल्व। अब फर्म ने ये देखना है कि जब हम OQ यूनिट सेल करेंगे वहां पर हमें प्रॉफिट होंगे सुपर नॉर्मल, हमें नॉर्मल प्रॉफिट होंगे या हमें लॉस होंगे, क्या होंगे। अब ये तो पता लग गया कि आपने जहां पर आपकी MC इज इक्वल टू MR आएगा, मैं रिपीट करता अपनी बात को कि जहां पर MC इज इक्वल टू MR होगा वहां पर आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि आपने कितने यूनिट सेल करने हैं, बस और कुछ नहीं पता लगेगा आपको। MC MR अगर E पॉइंट पे इक्वल हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप OQ यूनिट सेल कर रहे हैं। अगर मैं MC एक और नीचे बना दूं यहां पे करके तो वो यहां पे कट कर देगी, तो आप OQ1 सेल कर सकते हैं। अगर आपकी MC मैं यहां पे बना दूं तो आप इतने यूनिट सेल कर सकते हैं। मतलब जहां पर MC इज इक्वल टू MR है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने टोटल कितने यूनिट्स जो हैं वो आपने सेल करने हैं, बस उसके ऊपर कितने प्रॉफिट हो रहे हैं कितने लॉस हो रहे हैं वो आपको उसने नहीं बताना। उसको किसने बताना है, क्योंकि हमने कहा कि जो प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। अगर हम दोनों से डिवाइड कर दें Q से तो AR इज ग्रेटर देन AC। अब AR तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ये पढ़ा। अब AR तो आपको मिल गया कि प्राइस तो आपका फिक्स है, अब आपको चाहिए क्या। अब अगर आपने अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं तो आपको चाहिए आपकी एवरेज कॉस्ट की कर्व। क्योंकि जब तक आप इस डायग्राम के अंदर एवरेज कॉस्ट की कर्व नहीं बनाएंगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कि आपको लॉस हो रहे हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं दे आर डिफरेंस बिटवीन AR एंड AC, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। अब पूरी डायग्राम देखो ध्यान से, इसके अंदर हमने कहीं पर भी एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं बनाई। ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे देखें ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है, ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो इसका मतलब AC कहां गई, AC तो है ही नहीं। अब जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप एक चीज जो बना रहे, अब एक चीज बनाने पर आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, जब तक आपको इसका पता नहीं लगेगा आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ये तो पता लग गया कि जब आप एक चीज सेल करते हैं, अब एक कम्युनिटी को सेल करने से आपको प्राइस कितना मिलता है वो तो आपको पता है, वो कितना है, वो तो OP है। अब आप इसको प्राइस बोलो कि आप इसको एवरेज रेवेन्यू बोलो, एक ही बात है। अब एक कम्युनिटी सेल करने से आपको रेवेन्यू कितना मिलता है वो क्लियर है, वो तो OP फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। बट आपको उसके ऊपर कितनी एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो तो पता ही नहीं। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक, अब क्या होगा, अब अगर आप ध्यान से सोचें, अगर आपने प्रॉफिट दिखाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, देखो ध्यान से, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जो एवरेज रेवेन्यू की लाइन है ये जा रही पैरेलल, जो आपकी एवरेज कॉस्ट है उससे कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मतलब उसके नीचे बनानी है आपने एवरेज कॉस्ट। ध्यान से सोचो, ध्यान से समझो क्या कहना चाहता हूं मैं भी। आपने अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं तो आपका एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, एवरेज रेवेन्यू ये जा रहा, ये ब्लैक लाइन जा रही जिसको हमने प्राइस भी बोल दिया। अब ये ज्यादा होना चाहिए,
जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए मतलब कॉस्ट इस तरह से बनानी है कि जो कॉस्ट है वो इसके नीचे रहे। मतलब कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, कॉस्ट आपकी ये ओपी जो प्राइस है या जो आपका एवरेज रेवेन्यू है इससे नीचे बनानी है आपने। नीचे कैसे बनानी है, अब बनेगी यू शेप्ड, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व। हमने कॉस्ट किया था तब हमने इस बात को डिस्कस किया था। अब ये मैंने बनाई एवरेज कॉस्ट की कर्व, ये देखो ये मैंने एवरेज कॉस्ट की कर्व बना दी। दिस इज माय एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट आपने जो है वो थोड़ा ध्यान से बनानी है और इस तरह से बनानी है कि क्या हो कि जो आप यूनिट सेल कर रहे हैं ओ क्यू, ठीक है, उसके ऊपर मैं पूछूं आपको प्राइस कितना मिल रहा है, आप बोलेंगे ओ क्यू यूनिट जब सेल कर रहे हैं तो हमें प्राइस मिल रहा है ओ पी। ठीक, अब मैं ओ पी बोलूं कि मैं ई क्यू बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ ई क्यू। जो आपकी एवरेज कॉस्ट की ये कर्व है ये क्या होनी चाहिए, ये ई पॉइंट से नीचे जानी चाहिए। नीचे जाएगी तो ही क्या होएगा, आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी। तो क्या हुआ, अब मैंने एवरेज कॉस्ट इस तरह से बनाई कि वो ई पॉइंट के नीचे से गई। मतलब अब ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे E1 कोट करने वाला हूं, ये क्या है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है जो आपको पड़ रही है जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप ओ क्यू यूनिट सेल करें। अगर आप इधर से देखें तो ये पता लगेगा कि ओ क्यू यूनिट जो आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो आपको प्राइस मिल रहा है या जो एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है वो है ई क्यू, और जो आपको कॉस्ट पड़ रही है एवरेज कॉस्ट वो है E1Q। अब ध्यान से, अब प्राइस मिल रहा है EQ और जो एवरेज कॉस्ट पड़ रही है वो है E1Q। मतलब प्राइस मिल रहा है ज्यादा, एवरेज कॉस्ट पड़ रही है कम। तो अब अगर हम इसको मिला दें तो इसको मैं सामने ले आया, यानी अगर देखो इधर मैंने कॉस्ट भी लिया हुआ है, इधर मैं कॉस्ट देखूं तो मुझे कितनी पड़ रही है P1। देखो इसी कॉस्ट को मैं सामने y एक्सिस पे ले आया क्योंकि y एक्सिस पे मैंने कॉस्ट भी लिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है OP, ठीक है, जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है OP1। अब देखो प्राइस मिल रहा है ज्यादा OP, कॉस्ट पड़ रही है OP1 यानी कॉस्ट कम पड़ रही है। तो अगर मैं इन दोनों का गैप लूं, ये जो मैंने एरिया अभी शेड किया ये क्या है, ये आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हुए, क्योंकि प्राइस आपको ज्यादा मिला, ये मैंने प्राइस ज्यादा ले लिया, जो एवरेज कॉस्ट है वो कम पड़ी, तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, सो दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब क्या होगा, जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के जो नई फर्म्स हैं वो क्या होगा, मार्केट में एंटर करेंगे, क्योंकि जो पुरानी फर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। उस बहुत ज्यादा प्रॉफिट को देख के जो न्यू फर्म्स हैं वो मार्केट में एंटर कर जाएंगी। एंटर करेंगी तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी, मार्केट में चीजें ज्यादा आ जाएंगी। जब मार्केट में चीजें ज्यादा आ जाएंगी तो क्या होगा, प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये जो प्राइस आपका ओपी है ये क्या होगा, ये धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये P1 पे पहुंच जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जितनी आपकी कॉस्ट थी उतना ही आपको रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा और आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। बट वो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर होंगे। इफ यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन में न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। तो जो फर्म्स मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं वो अपना कंटिन्यू करेंगी और ये हो जाएंगे आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड सिचुएशन जो है उसको बनाते हैं विच इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होंगे, देखिए बेसिक्स जो है वो सबके सेम रहेंगे। एंड में जाके हम तीनों डायग्राम इकट्ठी बनाएंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की और लॉस की। उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट में आपने क्या करना है, अब नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे होते हैं, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर मैं दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, है ना। मतलब आपने एवरेज कॉस्ट उतनी ही दिखानी है जितना आपको एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है। मतलब प्राइस और एवरेज कॉस्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे, अब मैं सेम डायग्राम जो हमने अभी बनाई थी मैं फिर से वही डायग्राम बनाने वाला हूं।
विदाउट एनी चेंज। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट्स सोल्ड, जो वाई एक्सिस होगा वहां पे हम दो चीजें लेंगे, एक हम लेंगे कॉस्ट और एक हम लेंगे रेवेन्यू। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि प्रॉफिट कंपटीशन है, आपने ए आर इक्वल टू एम आर ये बना लेना है। ये आपका प्राइस आ गया। फिर आपने क्या करना है, आपने एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनानी है। सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गई। मार्जिनल कॉस्ट ने आपकी मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया ई पॉइंट पे और आपका इक्विलिब्रियम आ गया ओ क्यू। मतलब आप ओ क्यू यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो आप सेल कर रहे हैं। अब ये तो आपको ये पता लगा कि आप कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कि आपको लॉस हो रहे हैं वो तो आपको नहीं पता। उसके लिए किस चीज की हेल्प लगेगी, एवरेज कॉस्ट की। अब आपने क्या करना है, अब आपने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए आपने ये प्रूफ करना है कि आपको जितना एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब जितना आपको प्राइस मिल रहा है, आपको कॉस्ट भी उतनी ही पड़ रही है। मतलब अब जो आपने एवरेज कॉस्ट कर्व बनानी है वो अपने एवरेज रेवेन्यू से नीचे नहीं बनानी। अगर नीचे बना देंगे तो वो तो प्रॉफिट हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट आपने नीचे बना दी, मतलब कॉस्ट आपको कम पड़ रही है, रेवेन्यू आपका ऊपर है, तो आपको तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। जो आपने एवरेज कॉस्ट की कर्व बनानी है वो इस हिसाब से बनानी है कि जितना आपका एवरेज रेवेन्यू है उतनी ही आपकी एवरेज कॉस्ट हो। मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होने चाहिए। तो देखो आपको रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ओपी, यहाँ पे ओपी है। अगर मैं ओपी ना बोलूं तो यहाँ पे मैं ई क्यू बोल सकता हूं। OP इज इक्वल टू ई क्यू। तो हम क्या करते हैं, जो अपनी एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इस हिसाब से बनाते हैं कि वो इसी ई पॉइंट पे टच करके चली जाए। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ध्यान से देखिए क्या किया भी। अब आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व को मैंने क्या किया, मैंने ई पॉइंट पे ही टेंशन करा दिया। मतलब अब आपको एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, एवरेज रेवेन्यू आपको मिल रहा है ई क्यू, और आपको एवरेज कॉस्ट भी कितनी बढ़ रही है, ई क्यू। योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बस हो गए आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स, डन। सो क्या करना है, जब आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाने हैं तो एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से जानी चाहिए, क्योंकि एवरेज कॉस्ट को कम दिखाना है। जब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं तो एवरेज कॉस्ट आपने बिल्कुल बराबर दिखानी है एवरेज रेवेन्यू के। अब अगर आ जाते हैं तीसरी सिचुएशन पे। अब तीसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहे हैं। अब अगर लॉस हो रहे हैं तो लॉस कब होंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि लॉस आपको तब होंगे जब हम लॉसेस दिखाते हैं, जिसको हम सब नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या होगा, अब वो तब होगा व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से। अगर हम दोनों साइड में Q से डिवाइड करें, सो एवरेज रेवेन्यू शुड बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। मतलब अब आपको एवरेज रेवेन्यू कम मिलना चाहिए, मतलब रेवेन्यू मिल रहा है कम, कॉस्ट बढ़ रही है ज्यादा। अब इसको कैसे दिखाएंगे, जो इनिशियली रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे, जो इनिशियल पॉइंट है वो आपने सेम ही दिखाना है। उसको कैसे दिखाना है वो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे दो चीजें लेनी है, एक आपने कॉस्ट लेना है और एक आपने रेवेन्यू लेना है। इधर आपने यूनिट्स सोल्ड लेने हैं। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ये प्राइस फिक्स कर लेना है, ये ए आर इक्वल टू एम आर, ये प्राइस आ गया पी। फिर क्या करना है, एक मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बनानी है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितने यूनिट सेल करने हैं। तो आपने यूनिट सेल करने हैं ओ क्यू, ये क्लियर हो गया। अब आपको लॉस हो रहे हैं तो वो आपने दिखाने हैं। तो लॉस कब होंगे, जब आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो आपके एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होगी। तो एवरेज रेवेन्यू कितना, ओपी, ओपी ना बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, ई क्यू। अब ये तो आपका एवरेज रेवेन्यू है, कॉस्ट से ज्यादा दिखानी है, मतलब कॉस्ट कब क्या करनी है, इसके ऊपर बना देना। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक हो गया। अब रेवेन्यू की लाइन जा रही है ये वाली, कॉस्ट है ऊपर इसके, मतलब कॉस्ट है ज्यादा रेवेन्यू है कम। तो देखो अगर हम ओ क्यू यूनिट सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें एवरेज रेवेन्यू कितना मिलता है, ई क्यू। पर अगर इसी पे मुझे एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इसको ऊपर ले जाओ। तो ये मैं ऊपर ले गया यहाँ पे, अब ये पॉइंट आ गया। अब मुझे एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है, E1। अगर मैं इसी E1 को ये सामने y एक्सिस पे ले आऊं,
क्योंकि इधर मैंने कॉस्ट लिया हुआ है। तो इधर मान लीजिए कि आ गया P1, अब मुझे रेवेन्यू मिल रहा है OP, मुझे कॉस्ट पड़ रही है OP1। सो ये जो एरिया है ये क्या है, ये है मेरे लॉसेस। तो इस तरह से आप सब नॉर्मल लॉसेस जो हैं उनको दिखा सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो आपकी बन जाए। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट टर्म में तीन सिचुएशन कौन कौन सी, सुपर नॉर्मल, नंबर 2 नॉर्मल, नंबर 3 लॉसेस। बट अगर लॉन्ग रन में दिखाएं तो लॉन्ग रन में क्या होगा, सिर्फ एक ही सिचुएशन बनेगी, वो बनेगी आपकी कौन सी, नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली। क्यों बनेगी, अभी इस बात को डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये जो तीन सिचुएशन हमने अभी बनाई, इन तीनों सिचुएशन को हम एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी दिखाएंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट भी दिखाएंगे और हम लॉसेस भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने आउटपुट सोल्ड ले लेना है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर वाई एक्सिस आ गया, यहाँ पर आपने कॉस्ट लेना है और साथ में आपने रेवेन्यू लेना है। ये आ गया आपका AR विच इज इक्वल टू MR विच इज P। सबसे पहले क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट का बनाइए, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का लाइए, उसके अकॉर्डिंगली OQ यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सेल कर लीजिए। ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। अब यहां पर आपको लॉस हो रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहे हैं कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, कैसे, अब क्या करना है, दैट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन योर एवरेज कॉस्ट कर्व। भी अब आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, आपको नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, आपको लॉसेस होंगे, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट वाला ध्यान से, अगर तो मैं क्या करता हूं, ये ब्लू कलर वाली एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू के नीचे से निकाल देता हूं। देखो मैंने एवरेज कॉस्ट को नीचे से निकाला, तो नीचे से निकाला तो अब एवरेज कॉस्ट पड़ी E1, उसके अकॉर्डिंगली ये आ गया P1। ठीक, तो प्राइस मिल रहा है P1, एवरेज कॉस्ट पड़ रही है P1, तो ये क्या हो गए, ये मेरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गए ब्लू कलर वाले। ठीक, अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं तो क्या करना है, जितना एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है मुझे कॉस्ट उसके अकॉर्डिंगली बनानी है। तो ये मैंने बना दी ग्रीन कलर वाली एवरेज कॉस्ट, ये मेरी AC1 हो गई। अब इसको मैंने क्या किया, बिल्कुल प्राइस के बराबर बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे लॉस दिखाने हैं तो एवरेज कॉस्ट ऊपर बना देना, तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट बन गई, AC2 बोल दो इसको। अब इसके अकॉर्डिंगली अब रेवेन्यू मिल रहा है E, कॉस्ट पता लगानी है, ऊपर चले जाइए यहाँ पे E2 पे, तो E2 के अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट पड़ रही है P2, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सब नॉर्मल प्रॉफिट या आपके लॉसेस जो है हो जाएंगे। सबसे पहले आपने एक AR की कर्व लेनी है और MR की कर्व लेनी है, उसके बाद MC से उसको कट कराना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट ले आनी है OQ। उसके बाद आप सोचो कि आपने क्या दिखाना है, आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं कि लॉस दिखाने हैं। सुपर नॉर्मल दिखाने हैं तो जो एवरेज कॉस्ट बनाओ वो रेवेन्यू से नीचे बना देना, नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं एवरेज कॉस्ट प्राइस के बिल्कुल बराबर बना देना, लॉस दिखाने हैं तो एवरेज कॉस्ट को ऊपर बना देना। तो इस तरह से तीन सिचुएशंस जो है वो शॉर्ट रन के अंदर हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें इसके अंदर लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हम सिर्फ एक ही डायग्राम बनाते हैं जो कि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग रन के अंदर अगर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको देख के जो न्यू फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, वो मार्केट के अंदर एंटर कर जाती हैं। ठीक है, अब न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस डाउन हो जाएंगे। सो प्राइस डाउन हो जाएगा तो देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल कब रहा था, जब प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा था। जो प्राइस ज्यादा मिल रहा था वो नंबर ऑफ फर्म के इंक्रीज होने पर जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस डाउन हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। अगर जो फर्म्स हैं लॉस में जा रही हैं तो क्या होगा, जिन फर्म को लॉस हो रहे होंगे और अपनी वेरिएबल कॉस्ट के लॉस हो रहे होंगे वो क्या करेंगी, वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी। मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी तो क्या होगा, उनके जो कस्टमर्स हैं वो बाकी फर्म्स को मिल जाएंगे, तो क्या होगा, बाकी फर्म्स को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक ही डायग्राम बनानी है। यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ अब यहां पे मैं एक L वर्ड साथ में लगाने वाला हूं। ओके, L मतलब लॉन्ग रन, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, ये P आ गया। अब यहां पर ये जो MC ने कट किया मार्जिनल कॉस्ट ने, इसके साथ भी L लगा देता हूं। L का मतलब लॉन्ग रन, थोड़ा निशानी हो जाएगी।
कि लॉन्ग रन की है, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। सबसे पहले क्यू आउटपुट आपने सेल की, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपने सिर्फ एक ही बनाना है। क्या करना है, ये आपने एवरेज कॉस्ट बना देनी है जो ई पॉइंट को टच करते जाए। अब इस एवरेज कॉस्ट के साथ भी क्या कर देना, एल लगा देना, कि बन जाएगी आपकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट। क्या दिखा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखा रही है। तो शॉर्ट रन में देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, बट इन लॉन्ग रन देयर इज ओनली वन सिचुएशन व्हिच इज द नॉर्मल प्रॉफिट्स, ओके। अब इसी के बेसिस पे हम अपना अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। वो जो टॉपिक है वो आमतौर पे आपको शॉर्ट नोट में आता है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? बस बहुत सिंपल है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म operating under the perfect competition or in any other market situation as well. अब ध्यान रखना कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है, वो किसी भी मार्केट सिचुएशन का हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, अ फर्म इज गेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स। Break even point is a point where the firm operating under any market situation, either it's a perfect competition or it's a monopolistic competition or it's a monopoly or it's a oligopoly or it's a duopoly, कुछ मर्जी मार्केट सिचुएशन है। तो जब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक फर्म को सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे, हमने अभी डायग्राम बनाई जहां पर क्या होगा, TR इज इक्वल टू TC होगा। और अगर हम दोनों साइड में Q से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, वेयर AR इज इक्वल टू AC होगा। मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट करा लो, या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट करा लो, बस वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। सो अगर ब्रेक इवन पॉइंट को दिखाना है तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाने हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाने हैं तो क्या होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट वाली कर्व है उसको हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट और रेवेन्यू दो चीजें ले लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट सोल्ड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है सो AR इज इक्वल टू MR हो जाएगा। ये प्राइस आपका फिक्स होगा। अब आमतौर पे जो बुक्स कर्व बनाती हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वो क्या करते हैं, वो सीधा ही एवरेज कॉस्ट को ना प्राइस के इक्वल करा देते हैं, बट वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कितने यूनिट्स सेल कर रहे हैं तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि वहां पे आपको सुपर नॉर्मल हो रहे हैं कि नॉर्मल हो रहे हैं कि लॉस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट सेल करने हैं। तो उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट की। तो सबसे पहले आपने मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, सबसे पहले प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लाना है। जो बुक्स हैं वो आमतौर पे क्या कर रही हैं, ये जो MC कर्व है इसको बनाते ही नहीं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता लगा कि हमने OQ यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो सेल करने हैं, और इसके ऊपर हम कहाँ पे हैं, एक फर्म कह रही है इस पॉइंट पे हम कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो जितना आपका एवरेज रेवेन्यू है आपकी एवरेज कॉस्ट उसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब अब आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है, OP, तो आपकी, या मैं बोलूं EQ, तो आपकी कॉस्ट इसके बिल्कुल बराबर बनानी है। यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व बनाइए और यहाँ पे इसको टच करा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट उसको एक नाम दिया जाता है और उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पता नहीं कौन सा पॉइंट होगा। तो सिंपल है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर आपने दिखाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपने जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम जो है इसके अंदर बना देनी है। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। कौन सा होता है, शट डाउन पॉइंट। मतलब जहां पर एक फर्म जो है वो क्या है, वो शट डाउन पे पहुंच चुकी है। मतलब अगर इससे ज्यादा कुछ हुआ ना फिर शट डाउन है, फिर बंद है। तो अभी बंद तो किया तो नहीं है ना, अभी तो बंद करने के पॉइंट पे पहुंचे हैं, इस पॉइंट के बाद हम बंद कर देंगे। तो वो कब होगा,
जब एक फर्म को जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो रहा होगा। मतलब सोच सोच के देखिए, टोटल रेवेन्यू और मिल रहा है कितना, जितनी उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब उसको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मिल रही, ध्यान से, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मिल रही, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस हो रहे हैं। अब अगर हमने कहा था कि एक फर्म जो है अगर उसको फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस होते हैं तो वो क्या करेगी, वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने प्रोडक्शन बंद भी कर दी तो भी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस तो फिर भी होने हैं। तो अब TR इज इक्वल टू TVC है, अगर हम इन दोनों को Q से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही है। अब इसको अगर हमने डायग्राम में दिखाना है तो बहुत ध्यान से आप देखिए कि बहुत सिंपल सी डायग्राम है, जैसे हमने अभी बनाई थी, मैं उसी डायग्राम को फिर से बना रहा हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे हम दो चीजें लेंगे, y एक्सिस पे एक हम लेंगे रेवेन्यू और एक हम लेंगे कॉस्ट, और यहां पर हम लेंगे x एक्सिस पे यूनिट्स सोल्ड। सबसे पहले तो आपने वही काम ही करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक एवरेज रेवेन्यू की कर्व बनानी है विच इज इक्वल टू MR, प्राइस ले लेना है P। फिर क्या करना है, फिर आपने अपनी MC कर्व बनानी है। MC कर्व बनाई, यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ गया E पॉइंट पे, उसके अकॉर्डिंगली आप सेल कर रहे हैं अपनी OQ यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, जब आप OQ यूनिट ऑफ आउटपुट सेल कर रहे हैं तो आपको प्राइस मिल रहा है OP, ठीक है, या EQ, एक ही बात है, क्योंकि OP और EQ पैरेलल हैं। सो आपको एवरेज रेवेन्यू तो पता लग गया कि आपको एवरेज रेवेन्यू जो है वो कितना मिल रहा है, ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट की कर्व बनाई। अब ये मैंने बनाई आपकी एवरेज कॉस्ट की कर्व, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट की कर्व है वो रेवेन्यू से ऊपर है, मतलब आपको क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू नीचे, मतलब आपको लॉस हो रहे हैं। अब अगर आपको लॉस हो रहे हैं तो क्या आप इस लॉस में काम करना चाहेंगे, बोलो हाँ के ना। अब दैट डिपेंड्स कि आपको आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और कर्व बनाई, मैंने कर्व बनाई ये एक इसके बिल्कुल नीचे इसको टच करती हुई, दिस इज माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कर्व कैसे बनी, हम ऑलरेडी कॉस्ट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। मतलब अब जो हो रहा है, आपको जो प्राइस मिल रहा है OP या आपको मिल रहा है EQ, वो किसके बराबर है, प्राइस आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। देखो प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो गए, क्योंकि मैंने प्राइस के बिल्कुल टच कराते हुए कर्व बना दी जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है। मतलब मैंने प्राइस को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल करा दिया, मतलब जितनी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है आपको उतना प्राइस मिल रहा है, ठीक। मतलब आपको लॉस हो रहे हैं किसके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के। वैसे अगर हम देखें तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो तो ऊपर है, ये रही। अगर हम इस गैप को लें, ये गैप जो है वो क्या है, वो आपके लॉस है। अगर इसी गैप को मैं सामने ले आऊं, सो यहाँ पे आ गया P1, तो ये शेडी एरिया जो है वो क्या है, वो आपके लॉस हो रहे हैं। क्यों लॉस हो रहे हैं, क्योंकि जो आपको एवरेज कॉस्ट पड़ रही है वो क्या है, वो आपके एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। अल्टीमेटली योर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर एवरेज रेवेन्यू, बट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू। देखो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, इसका मतलब यहां पे जो मैं E1 ले रहा हूं, सो जो ये E1 है, ये जो आपके लॉस है, ये किसके बराबर है, ये आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, आपको आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस हो रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि जब भी एक फर्म को उसकी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस होंगे, वो फर्म क्या करेगी, वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। क्यों कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर देती हूं तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस तो फिर भी होने ही होने हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे बियर करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूं तो भी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन बंद करते हैं तो भी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस, कंटिन्यू करते हैं तो भी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस, तो वो कहते हैं कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये शटडाउन पॉइंट रहेगा। शटडाउन पॉइंट की अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़े तो इसके फॉर्मूले के अंदर इसकी डेफिनेशन है कि शटडाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द फर्म इज गेटिंग द प्राइस इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द फर्म इज गेटिंग लॉसेस इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट ओनली।
मतलब सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस होने चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट के लॉस हुए, फर्म ने बंद कर जानी है प्रोडक्शन। तो ये मिनिमम पॉइंट होगा जहां पर एक फर्म जो है वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। इस पॉइंट के बाद उसने प्रोडक्शन को शट डाउन कर देना है, बंद कर देना है, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ हुआ, क्या होगा, उसको उसकी वेरिएबल कॉस्ट के लॉस जो है वो भी होंगे। तो इन दैट केस द फर्म विल नॉट ऑपरेट इन द मार्केट। वो क्या करेगी, प्रोडक्शन को बंद करके और लॉन्ग रन के अंदर जो है मार्केट को छोड़ के चली जाएगी। सो दिस इज द शट डाउन पॉइंट। तो आमतौर पे शट डाउन पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट में आ जाता है। जब ब्रेक इवन पॉइंट बनाना है तो क्या करना है, जो एवरेज कॉस्ट है उसको बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू के इक्वल बना देना, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। जब शटडाउन बनाना है तो एवरेज कॉस्ट को ऊपर बनाइएगा और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्राइस के इक्वल बनाइएगा। मतलब ये दिखा दीजिएगा कि जो प्राइस है वो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल मिल रहा है। सो वहां पर आपको मिनिमम लॉसेस हो जाएंगे, बिकॉज योर फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस जो है वो क्या है, वो आपके मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉसेस जो है वो हो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेक इवन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग run equilibrium. So in the next lecture we discuss about the producer equilibrium when there is not perfect competition in the market, rather there can be monopoly or there can be monopolistic competition. So that will be our next lecture. So meet again in the next lecture. Till then it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.